क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस वीडियो पर क्लिक करने का फैसला तुमने नहीं लिया। रुको, तुरंत विरोध मत करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां कहानी शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि तुमने यह वीडियो चुना, तुम्हें लगा कि तुम उत्सुक थे, तुम्हें लगा कि तुम इस विषय में दिलचस्पी थी। लेकिन एक सवाल है, अगर तुम्हारी दिलचस्पी भी किसी और ने डिजाइन की हो तो, अगर तुम्हारी जिज्ञासा भी किसी गणना का परिणाम हो तो, अगर तुम्हारे विचार भी तुम्हारे अपने ना हो तो। अजीब लगता है, थोड़ा अपमानजनक भी, क्योंकि इंसान की सबसे प्यारी चीज क्या है? उसकी स्वतंत्रता, यह विश्वास कि मैं अपने फैसले खुद लेता हूं। लेकिन सच यह है, तुम्हारी पूरी जिंदगी शायद इसी भ्रम पर खड़ी है। और सबसे भयावह बात यह नहीं कि तुम नियंत्रित हो, सबसे भयावह बात यह है कि तुम्हें नियंत्रण महसूस नहीं होता। हर सुबह तुम फोन उठाते हो, स्क्रीन जलती है, अंगूठा चलना शुरू करता है। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कुछ मिनटों के लिए कम से कम तुम्हें ऐसा ही लगता है। लेकिन अचानक घड़ी देखो, 1 घंटा गायब है। कहाँ गया? किसने चुराया? किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया, किसी ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने बंदूक नहीं दिखाई। फिर भी तुम वही करते रहे जो सिस्टम चाहता था। और यही आधुनिक नियंत्रण की खूबसूरती है। पुराने समय में जंजीरें दिखाई देती थी, आज जंजीरें तुम्हारी पसंद बनकर आती है। तुम सोचते हो कि तुम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इंटरनेट तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। धीरे धीरे सालों से तुम्हारी हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर रुकना, हर लाइक, हर हिचकिचाहट, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। और नहीं, यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, यह एक बिजनेस मॉडल है। तुम उत्पाद नहीं हो, यह बात अब पुरानी हो चुकी है। तुम उससे भी ज्यादा मूल्यवान हो। तुम भविष्यवाणी, एक जीवित पैटर्न, एक गणितीय संभावना, एक ऐसा जीव जिसके अगले कदम का अनुमान लगाया जा सकता है, और शायद तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा सटीकता के साथ। लेकिन यहां कहानी और भी अंधेरी हो जाती है, क्योंकि यह सब केवल तकनीकी कहानी नहीं है, यह इंसानी स्वभाव की कहानी, एक ऐसी कमजोरी की कहानी जो हजारों सालों से हमारे भीतर मौजूद है। और इस कमजोरी को सबसे स्पष्ट रूप से समझा था एक आदमी ने, लगभग 350 साल पहले। उसका नाम था स्पिनोजा। स्पिनोजा ने एक खतरनाक विचार रखा, इतना खतरनाक कि लोगों ने उसे नास्तिक कहा, बहिष्कृत किया, अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसका सवाल आज पहले से ज्यादा जीवित है। उसने कहा, मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र समझता है, क्योंकि वह उन कारणों से अनजान है जो उसे कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। पहली बार सुनो तो यह एक दार्शनिक वाक्य लगता है, लेकिन जितना गहराई से सोचो उतना डरावना होता जाता है, क्योंकि इसका मतलब है तुम अपने निर्णय जानते हो, लेकिन उसके कारण नहीं जानते। तुम परिणाम देखते हो, लेकिन मशीनरी नहीं। तुम इच्छा महसूस करते हो, लेकिन इच्छा कहां से आई यह नहीं जानते। मान लो तुम अचानक से पिज्जा खाने का मन बनाते हो। तुम कहते हो, यह मेरी इच्छा है, लेकिन क्या सच में है? या उससे पहले तुमने 10 विज्ञापन देखे थे, या किसी दोस्त की तस्वीर देखी थी, या तुम्हारा मूड खराब था, या शरीर में ग्लूकोज का स्तर गिर रहा था, या बचपन की कोई याद सक्रिय हुई थी, या एल्गोरिदम ने ठीक उसी समय तुम्हें वह तस्वीर दिखाई थी। कौन सा कारण असली था? और अगर उन सभी कारणों ने मिलकर तुम्हारी इच्छा बनाई, तो इच्छा तुम्हारी थी या उनका परिणाम? यहीं से स्वतंत्र इच्छा की जमीन दरकने लगती है।
क्योंकि हम अपने फैसलों के मालिक कम और उनके अंतिम गवाह ज्यादा हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम कप्तान हैं, लेकिन शायद हम जहाज पर बैठे यात्री हैं जो खुद को कप्तान समझ बैठे हैं। और अब 2026 में स्पिनोजा का विचार केवल दर्शन नहीं रहा, यह इंजीनियरिंग बन चुका है, डेटा साइंस बन चुका है, मशीन लर्निंग बन चुका है। अब केवल यह नहीं जानना चाहता तुमने क्या किया, वह जानना चाहता है कि तुम आगे क्या करोगे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक, वह चाहता है कि तुम वही करो जिसकी उसे उम्मीद है। ध्यान से सोचो, अगर कोई सिस्टम तुम्हारे अगले निर्णय की भविष्यवाणी कर सकता है तो उसके पास दो विकल्प है। पहला, वह सिर्फ देखे, और दूसरा, वह वातावरण को इस तरह से बदल दे कि उसकी भविष्यवाणी सच हो जाए। और यही पूर्वानुमान नियंत्रण में बदल जाता है। तुम सोचते हो तुम विकल्पों के बीच चुन रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर विकल्पों की सूची भी किसी और ने बनाई हो? क्या होगा तुम्हारी दुनिया का अधिकांश हिस्सा तुम्हें कभी दिखाया ही नहीं गया? क्या होगा अगर तुम्हारी पूरी वास्तविकता एक निजी सुरंग बन चुकी हो, एक ऐसी सुरंग जिसे सिर्फ तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है, तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार, तुम्हारे डर के अनुसार, तुम्हारी कमजोरियों के अनुसार। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें वह सुरंग घर जैसे लगता, क्योंकि इंसान सत्य नहीं खोजता, इंसान परिचित चीजें खोजता है, आराम खोजता है, पुष्टि खोजता है, अपने ही विचारों का प्रतिबिंब खोजता है। और एल्गोरिथम यह बात तुमसे बेहतर जानता है। इसीलिए धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया छोटी होने लगी, लेकिन तुम्हें लगता है वह बड़ी हो रही है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अनंत विकल्प है, अनंत वीडियो है, अनंत पोस्ट है, अनंत जानकारी है। लेकिन अनंत विकल्प स्वतंत्रता नहीं है। शायद वे सिर्फ एक विशाल भूल भुलैया है जहां हर रास्ता अलग दिखता है, लेकिन पहुंचता एक ही जगह है, तुम्हारे ध्यान तक, तुम्हारे समय तक और तुम्हारी चेतना तक। और यही वह क्षण है जहां हमें एक असुविधाजनक सवाल पूछना होगा। अगर तुम्हारी इच्छाएं प्रभावित की जा सकती है, अगर तुम्हारे फैसले अनुमानित हैं, अगर तुम्हारे विचारों को आकार दिया जा सकता है, तो फिर तुम कौन हो? सच में कौन हो? और अगर यह सवाल तुम्हें बेचैन कर रहा है, तो अभी हमने सबसे अंधेरे हिस्सों को छुआ भी नहीं, क्योंकि अगला प्रश्न स्वतंत्र इच्छा के बारे में नहीं, अगला प्रश्न पहचान के बारे में है। और जब तुम्हारी पहचान ही एल्गोरिथम का कच्चा माल बन जाए, तब इंसान बचता कितना है? लेकिन शायद तुमने यह सब पहले ही महसूस कर लिया था, बस तुम्हारे पास इसके लिए शब्द नहीं थे। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन रात को बिस्तर पे लेटते समय ऐसा लगा कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ? जैसे समय बीत गया, लेकिन जीवन नहीं। तुमने वीडियो देखे, तुमने पोस्ट पढ़ी, लोगों से चैट की, हंसे भी, शायद कुछ सीखा भी, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा खालीपन बचा रहा। एक ऐसा खालीपन जिसे समझाना मुश्किल है। और यही वह दर्द है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि आधुनिक दुनिया ने तुम्हें दुखी होने का नया तरीका दिया है। अब दर्द चिल्लाता नहीं, अब दर्द नोटिफिकेशन की आवाज में आता है, धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से। तुम्हारा ध्यान टुकड़ों में टूटने लगता है। तुम 5 मिनट भी बिना फोन देखे नहीं बैठ पाते। तुम किसी किताब के 2 पन्नों के बाद बेचैन हो जाते हो। तुम किसी से बातचीत के बीच में भी स्क्रीन देखने लगते हो। सबसे अजीब बात है, तुम्हें लगता है कि यह सामान्य है, लेकिन यह सामान्य नहीं, यह प्रशिक्षित व्यवहार है। तुम्हारा दिमाग
अब कुछ सेकंड में इनाम चाहता है, कुछ नया, कुछ चमकदार, कुछ उत्तेजक, कुछ ऐसा जो तुम्हें अगली चीज तक धकेल दे। और धीरे धीरे वर्तमान क्षण पर्याप्त नहीं रह जाता। एक समय था जब इंसान खिड़की के बाहर बारिश देखकर भी खो जाता था। आज 10 सेकंड का वीडियो भी लंबा लगने लगता है। सोचो, यह केवल तकनीक नहीं बदल रही, यह तुम्हारी चेतना की संरचना बदल रही है। और शायद तुमने इसका सबसे दर्दनाक प्रभाव रिश्तों में देखा होगा। किसी दोस्त के साथ बैठे हो लेकिन आधा ध्यान फोन में है, परिवार के साथ हो लेकिन मन कहीं और है, किसी से प्यार करते हो लेकिन एल्गोरिदम ने तुम्हारे समय का बड़ा हिस्सा पहले ही खरीद चुका है। सब कुछ मौजूद है लेकिन कुछ भी पूरी तरह से उपस्थित नहीं। यही आधुनिक अकेलापन है। लोगों की कमी नहीं, उपस्थिति की कमी है। तुम्हारे पास पहले से ज्यादा कनेक्शन है लेकिन शायद पहले से कम संबंध, पहले से ज्यादा जानकारी है लेकिन पहले से कम समझ, पहले से ज्यादा मनोरंजन है लेकिन पहले से कम शांति। और यही एक खतरनाक विरोधाभास जन्म लेता है। जितना ज्यादा सिस्टम तुम्हें समझता है उतना कम तुम खुद को समझ पाते हो। क्योंकि हर बार जब तुम बोर होने वाले होते हो, स्क्रीन तुम्हें बचा लेती है। हर बार जब कोई कठिन सवाल उठने वाला होता है, स्क्रीन तुम्हारा ध्यान भटका देती है। हर बार जब तुम्हें खुद का सामना करना होता है, कुछ नया कंटेंट आ जाता है। इसीलिए आज बहुत से लोग जानकारी से नहीं भाग रहे, वे स्वयं से भाग रहे हैं। और यह भागना इतना आरामदायक है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ एक और गहरी समस्या छुपी है। तुम सोचते हो तुम अपनी पसंद बना रहे हो, अपनी पहचान बना रहे हो, अपना व्यक्तित्व विकसित कर रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारी पहचान भी धीरे धीरे क्यूरेट की जा रही है? क्या होगा अगर तुम्हें वही संगीत पसंद आने लगे जो सिस्टम चाहता है? वही विचार, वही क्रोध, वही राजनीतिक राय, वही इच्छाएं। क्या होगा अगर तुम्हारी आत्मा का नक्शा तुमसे पहले किसी सर्वर पर मौजूद है? यह सुनने में अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में हम देखेंगे कि समाज ने स्वतंत्रता को कैसे गलत समझा और क्यों अधिकांश लोग उस पिंजरे को पहचान ही नहीं पाते जिसे वे घर समझते हैं। समाज तुम्हें बचपन से एक कहानी सुनाता है, एक बहुत सुंदर कहानी, एक ऐसी कहानी जिस पर लगभग हर इंसान विश्वास करता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम अपना रास्ता खुद चुनोगे, तुम्हारी पहचान तुम्हारी अपनी रचना है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम्हारी है, तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं। और पहली नज़र में यह कहानी सही लगती है क्योंकि हम चुनाव करते हैं हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे फॉलो करना है, क्या देखना है, किस पर विश्वास करना है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जिसे बहुत कम लोग पूछते हैं। अगर विकल्प पहले से तय हो तो क्या चुनाव वास्तव में स्वतंत्र होता है? कल्पना करो, तुम एक विशाल सुपरमार्केट में प्रवेश करते हो। हजारों उत्पाद, सैकड़ों ब्रांड, असंख्य विकल्प। तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लेकिन जो तुम नहीं देखते वह यह है कि हर शेल्फ की जगह खरीदी गई है, हर उत्पाद की स्थिति जानबूझकर तय की गई है। हर रोशनी, हर रंग, हर गंध, हर संगीत तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तुम स्वतंत्र महसूस करते हो, लेकिन पूरा वातावरण तुम्हारे निर्णय को निर्देशित कर रहा होता है। अब यही सिद्धांत इंटरनेट पे लागू करो और उसे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली बना दो। यहीं से आधुनिक भ्रम शुरू होता है। हमने विकल्पों की संख्या को स्वतंत्रता समझ लिया, लेकिन विकल्पों की अधिकता स्वतंत्रता नहीं है।
कभी कभी वह नियंत्रण का सबसे परिष्कृत रूप होती है, क्योंकि जब विकल्प अनंत हो जाते हैं तब निर्णय लेने की क्षमता कम होने लगती है, और जब निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है तो कोई और निर्णय लेने लगता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना विरोध के। तुम्हें लगता है कि तुम कंटेंट चुन रहे हो, लेकिन वास्तव में कंटेंट तुम्हें चुन रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन ट्रेंड्स तुम्हारे व्यवहार को आकार दे रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम संस्कृति का हिस्सा हो, लेकिन संस्कृति अब डेटा मॉडल्स द्वारा संचालित हो रही है, और यहीं से एक और अजीब विरोधाभास पैदा होता है। आज दुनिया में शायद पहले से ज़्यादा लोग अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन शायद पहले से ज़्यादा लोग एक जैसे हो चुके हैं। सभी अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन एक जैसे प्लेटफॉर्म पर, एक जैसे एल्गोरिथम के माध्यम से, एक जैसे पुरस्कारों के लिए, लाइक्स, व्यूज़, शेयर, मान्यता। धीरे धीरे पहचान प्रदर्शन बन जाती है, और प्रदर्शन पहचान बन जाता है। अब लोग केवल जीवन नहीं जीते, वे जीवन को प्रस्तुत करते हैं। हर अनुभव के पीछे एक अदृश्य दर्शक बैठा है। हर यात्रा, हर भोजन, हर विचार, हर भावना, जैसे जीवन अब अनुभव करने के लिए नहीं, बल्कि प्रदर्शित करने के लिए मौजूद है। और सबसे दुखद बात, अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं हो। वे सोचते हैं कि वे स्वयं को व्यस्त कर रहे हैं, लेकिन अक्सर वे केवल वही संस्करण बन रहे होते हैं जिसे सबसे अधिक पुरस्कृत किया गया है। यही कारण है कि आज विद्रोह भी बिकता है, अलग होना भी बिकता है, सिस्टम के खिलाफ होना भी बिकता है, क्योंकि सिस्टम को तुमसे सहमति की जरूरत नहीं, उसे केवल तुम्हारा ध्यान चाहिए। तुम उसका समर्थन करो या विरोध, दोनों स्थितियों में तुम उसके भीतर ही रहोगे। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे खेल के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि वे अभी भी खेल के नियमों के भीतर हैं। लेकिन यहाँ कहानी और भी अंधेरी हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने केवल बाहरी दुनिया की बात की है, समाज की, संस्कृति की, एल्गोरिदम की। अभी तक हम उस असली जगह को नहीं देखा है जहाँ यह सब नियंत्रण संभव होता है, तुम्हारे भीतर। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा न होता जिसे प्रभावित किया जा सके, तो कोई एल्गोरिदम तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। और यही वह हिस्सा है जिससे अधिकांश लोग डरते हैं, क्योंकि अगली परत तकनीक की नहीं, अगली परत मानव स्वभाव की है। हम उस मशीन को देखने वाले हैं जो हर क्लिक से पहले चलती है, हर इच्छा से पहले, हर निर्णय से पहले, हर लालसा से पहले। और जब तुम उसे देखोगे तो शायद पहली बार समझोगे कि एल्गोरिथम तुम्हारा मालिक कैसे बना, क्योंकि उसने तुम्हें नहीं बनाया, उसने केवल तुम्हें तुमसे बेहतर समझ लिया। और शायद यही सबसे अपमानजनक सत्य है, क्योंकि इंसान अपने बारे में एक बात पर गर्व करता है, वह सोचता है कि वह स्वयं को जानता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन एक सवाल पूछो, अगर तुम अपने मन के मालिक हो तो तुम उसे चुप क्यों नहीं कर सकते? रात के 2 बजे, कमरा अंधेरा है, फोन हाथ में है, तुम जानते हो कि तुम्हें सोना चाहिए, कल काम है, जिम्मेदारियां हैं, लक्ष्य है, फिर भी तुम स्क्रॉल करते रहते हो। एक और वीडियो, एक और पोस्ट, एक और क्लिक। क्यों? अगर तुम मालिक हो तो आदेश क्यों नहीं चलता? यही वह जगह है जहां स्पिनोजा की सबसे खतरनाक अंतर्दृष्टि सामने आती। उसने कहा था, मनुष्य सोचता है कि वह स्वतंत्र है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं से परिचित है, लेकिन उन कारणों से अनजान है जिन्होंने उन इच्छाओं को जन्म दिया। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी हैं, क्योंकि इसका अर्थ है
तुम इच्छा महसूस करते हो, लेकिन इच्छा बनने की प्रक्रिया नहीं। तुम परिणाम हो, लेकिन स्वयं को कारण समझते हो। और आधुनिक विज्ञान ने एक अजीब तरीके से स्पिनोजा को सही साधा। जब वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क का अध्ययन शुरू किया तो उन्हें एक विचित्र चीज दिखाई दी। कई बार मस्तिष्क निर्णय लेना शुरू कर देता है उससे पहले कि व्यक्ति को निर्णय लेने का एहसास हो। पहले गतिविधि, फिर चेतना, पहले प्रक्रिया, फिर अनुभव, पहले कारण, फिर मैंने चुना की कहानी। और अचानक एक असुविधाजनक संभावना पैदा होती है। क्या होगा अगर चेतना कप्तान नहीं बल्कि प्रेस सचिव हो? क्या होगा अगर निर्णय कहीं और बनते हो और चेतना केवल बाद में आकर उसकी व्याख्या करती है? तुम सोचते हो मैंने यह चुना, लेकिन शायद तुम केवल यह समझा रहे हो कि चुनाव क्यों। और यहीं से एल्गोरिथम की शक्ति शुरू होती है, क्योंकि वह तुम्हारे तर्क को नहीं पढ़ता, वह तुम्हारे पैटर्न को पढ़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम तार्किक हो, एल्गोरिथम जानता है कि तुम अनुमानित हो। और अनुमानित होना नियंत्रित होने की पहली सीढ़ी। अब अपने दिमाग की कल्पना करो एक विशाल जंगल की तरह। हर अनुभव एक रास्ता बनाता है, हर आदत उस रास्ते को चौड़ा करती है, हर दोहराव उसे मजबूत करता है। धीरे धीरे कुछ रास्ते राजमार्ग बन जाते हैं। अब सोचो, अगर कोई सिस्टम यह सीख जाए तुम्हारे कौन से मानसिक रास्ते सबसे मजबूत है, तो उसे तुम्हें नियंत्रित करने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा। उसे बस सही समय पर सही संकेत भेजना होगा, बस इतना। क्योंकि नियंत्रण हमेशा बल से नहीं आता, कभी कभी नियंत्रण पूर्वानुमान से आता है। और यह बात तुम्हारा दिमाग समझे उससे पहले तुम्हारा डोपामिन समझ जाता है। डोपामिन एक ऐसा शब्द जिसे आज हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि डोपामिन आनंद है, लेकिन सच्चाई अधिक अंधेरी है। डोपामिन खुशी नहीं है, डोपामिन उम्मीद है। डोपामिन पुरस्कार नहीं है, डोपामिन संभावना है। यही कारण है कि अगला वीडियो अक्सर पिछले वीडियो से ज्यादा शक्तिशाली लगता है, क्योंकि तुम उस वीडियो का पीछा नहीं कर रहे, तुम उस संभावना का पीछा कर रहे हो कि शायद अगला वीडियो कुछ खास होगा, या और फिर अगला, और फिर अगला, और फिर अगला। तुम सामग्री नहीं देख रहे हो, तुम संभावना का पीछा कर रहे हो। जैसे कोई जुआरी स्लॉट मशीन खींचता है, एक और बार, एक और बार, एक और बार, शायद इस बार। और यही वह क्षण है जहां आधुनिक तकनीक मानव जीव विज्ञान से मिलती है। क्योंकि तुम्हारा फोन एक उपकरण नहीं, यह एक व्यवहारिक प्रयोगशाला है। हर सेकेंड, हर क्लिक, हर रुकना, हर स्वाइप, हर प्रतिक्रिया सब मापा जाता है। तुम स्क्रीन को देख रहे हो, स्क्रीन तुम्हें देख रही है, और धीरे धीरे तुम्हारा डिजिटल प्रतिबिंब बनने लगता है। एक दूसरा संस्कृत जो तुम में कभी नहीं थकता, जो कभी सोता नहीं, जो कभी भूलता नहीं। वह जानता है कि तुम कब उदास होते हो, कब अकेले हो, कब असुरक्षित महसूस करते हो, कब मान्यता चाहते हो, और सबसे डराने वाला वो जानता है कि उन क्षणों में तुम्हारा ध्यान कैसे पकड़ेगा। यही कारण है कि कुछ वीडियो तुम्हें छोड़ते हैं, कुछ विचार तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, कुछ भय बार बार लौटते हैं, क्योंकि तुम केवल कंटेंट नहीं देख रहे, कंटेंट तुम्हारे भावनात्मक घावों को पढ़ रहा है। और यहां अधिकांश लोग एक घातक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एल्गोरिथम उनकी रुचियों का अनुसरण करता है, लेकिन धीरे धीरे रुचियां भी एल्गोरिथम का अनुसरण करने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम वही देखते हो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन कुछ समय बाद तुम वही पसंद करने लगते हो जो बार बार दिखाया जाता है।
यही पहचान बदलना शुरू होती है, बहुत धीरे, लगभग अदृश्य रूप से। एक दिन तुम महसूस करते हो तुम्हारे विचार बदल गए हैं, तुम्हारी इच्छाएं बदल गई हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लेकिन तुम्हें वह क्षण याद नहीं आता यह परिवर्तन शुरू हुआ, क्योंकि परिवर्तन किसी एक दिन नहीं हुआ। वह हजारों सूक्ष्म संकेतों का परिणाम था, हजारों छोटे छोटे धक्के एक ही दिशा में। और स्पिनोजा ने शायद यही कहा था, मनुष्य एक कारण से नहीं बदलता, वह कारणों की श्रृंखला से बदलता है। एक ऐसी श्रृंखला जो इतनी जटिल होती है कि उसे स्वतंत्र इच्छा समझ लिया जाता है। लेकिन अभी भी सबसे भयावह हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगर एल्गोरिदम केवल तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित कर रहा होता तो समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। असली खतरा कहीं गहरा है। धीरे धीरे तुम्हारा डिजिटल प्रतिबिंब केवल तुम्हारी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, वह तुम्हारी जगह लेने लगा है। और जब किसी मशीन को तुम्हारी अगली इच्छा का अनुमान तुमसे पहले होने लगता है, तो प्रश्न यह नहीं रह जाता कि तुम स्वतंत्र हो या नहीं। प्रश्न यह बन जाता है कि तुम्हारे और तुम्हारे डिजिटल संस्करण में वास्तव में अंतर कितना बचा है। और यहीं से कहानी अपने सबसे अंधेरे अध्याय में प्रवेश करती है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस कीमत की जो इंसान अपनी आत्मा से चुकाता है जब सुविधा स्वतंत्रता का स्थान ले लेती है। तो कीमत समय नहीं होती, कीमत पहचान होती है। और यही वह हिस्सा है जिसे अधिकांश लोग कभी देख नहीं पाते, क्योंकि पहचान एक दिन में नहीं टूटती, वह धीरे धीरे घिसती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे समुद्र की चट्टानें घिसती हैं। इतना धीरे कि चट्टानों को भी पता नहीं चलता कि वो बदल गई। तुम्हारे साथ भी यही हुआ, और शायद अभी भी हो रहा है। एक समय था जब तुम्हारे पास खाली समय होता था, और खाली समय का मतलब होता है अपने साथ होना। तुम सोचते थे, भटकते थे, सवाल पूछते थे, खुद से बहस करते थे, भविष्य की कल्पना करते थे, और अतीत को समझने की कोशिश करते थे। आज खाली समय लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि हर खाली क्षण किसी न किसी स्क्रीन द्वारा भर दिया जाता है। लाइन में खड़े हो, फोन, लिफ्ट का इंतजार, फोन, खाना खा रहे हो, फोन, सोने से पहले फोन, जागने के बाद फोन। धीरे धीरे तुमने अकेले रहना छोड़ दिया है, तुमने अपने साथ रहना छोड़ दिया है, और यही से एक अजीब त्रासदी शुरू हो गई है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ नहीं बैठता वो स्वयं को कैसे जान पाएगा, और जो स्वयं को नहीं जानता उसे कोई भी कहानी बेची जा सकती है, कोई भी पहचान, कोई भी डर, कोई भी इच्छा। यही कारण है कि आज बहुत से लोग अपने जीवन के मुख्य पात्र नहीं लगते, वे दर्शक लगते हैं, जैसे वे अपनी ही कहानी को बाहर से देख रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, सो जाते हैं, फिर वही दोहराते हैं। और कहीं अंदर एक आवाज पूछती है, क्या बस इतना ही? लेकिन वह आवाज ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही क्षण कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और अस्तित्व संबंधी संकट एक और वीडियो के नीचे दब जाता है। लेकिन दबा हुआ प्रश्न समाप्त नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है, और वर्षों बाद वह खालीपन बनकर लौटता है। वही खालीपन जिसे लोग अक्सर गलत नाम देते हैं। वे कहते हैं, शायद मुझे नई नौकरी चाहिए, शायद मुझे नया शहर चाहिए, शायद मुझे नया रिश्ता चाहिए। लेकिन कभी कभी समस्या इनमें से कोई भी नहीं। कभी कभी समस्या यह होती है कि उन्हें अपने भीतर के उस व्यक्ति से संपर्क खो दिया है जो कभी कभी इन चीजों को चाहता था। और यही एल्गोरिथमिक दुनिया का सबसे गहरा प्रभाव है। यह तुम्हारी इच्छाओं को नहीं चुराती, यह तुम्हें उन इच्छाओं से दूर कर देती है जो वास्तव में तुम्हारी थी। क्योंकि जब हर दिन तुम्हें बताया जाए कि क्या महत्वपूर्ण है,
तो एक दिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण था। जब हर दिन तुम्हें बताया जाए कि क्या सुंदर है, तो एक दिन तुम अपनी आंखों पर भरोसा करना छोड़ देते हो। जब हर दिन तुम्हें यह बताया जाए कि क्या सोचना है, तो एक दिन तुम अपने विचारों पर संदेह करने लगते हो। और यही आत्मविच्छेदन है, आत्मा का धीरे धीरे स्वयं से अलग हो जाना। लेकिन यहां कहानी और भी दुखद हो जाती है, क्योंकि यह केवल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, यह रिश्तों को भी प्रभावित करता है। सोचो, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वास्तव में क्या हो रहा होता है? दो चेतनाएं एक दूसरे से मिल रही होती हैं, दो दुनियाएं एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन आज तीसरा व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता है, एल्गोरिदम। वह हर बातचीत के बीच बैठा है, हर रिश्ते के बीच, हर ध्यान के बीच, और धीरे धीरे लोग एक दूसरे को कम और अपने फीड को ज्यादा देखने लगते हैं। वे साथ बैठते हैं, लेकिन अलग अलग वास्तविकताओं में। और सबसे विचित्र बात, उन्हें यह सब सामान्य लगने लगता है। इतिहास में पहली बार हम शायद सबसे अधिक जुड़े हुए हैं, और शायद सबसे अधिक अकेले भी। यह विरोधाभास नहीं है, यह परिणाम है। क्योंकि कनेक्शन और संबंध एक जैसी चीज नहीं। तुम्हारे पास 1000 संपर्क हो सकते हैं, और फिर भी कोई ऐसा ना हो जिसे रात के 3 बजे फोन कर सको। तुम्हारे पास हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, और फिर भी कोई ऐसा ना हो जो तुम्हारी चुप्पी समझ सके। और यही कारण है कि आधुनिक दुनिया में अकेलापन बढ़ रहा है। लोगों की अनुपस्थिति के कारण नहीं, बल्कि वास्तविक उपस्थिति की अनुपस्थिति के कारण। लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान अभी बाकी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बाहरी संकेतों पर निर्भर रहने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी आंतरिक दिशा सूचक प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है। वह भूलने लगता है कि वास्तव में क्या पसंद है, क्या सोचना, क्या महसूस करना है, किस दिशा में जाना है। और तब जीवन एक अजीब प्रतीक्षा में बदल जाता है। किसी अगले सुझाव की प्रतीक्षा, किसी अगले नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा, किसी अगले संकेत की प्रतीक्षा। जैसे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे निष्क्रिय हो रही है। और यही सबसे भयावह प्रश्न जन्म लेता है। अगर एक दिन तुम्हारी पसंदें अनुमानित हो जाए, तुम्हारे निर्णय स्वचालित हो जाए, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं गणना योग्य हो जाए, तो क्या खोएगा? समय नहीं, ध्यान नहीं, उससे भी अधिक मूल्यवान कुछ, तुम्हारी स्वायत्तता। तुम्हारा वह हिस्सा जो कह सकता था मैं अलग चुनूंगा। और शायद यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ कारणों द्वारा संचालित है, अगर एल्गोरिदम इतना शक्तिशाली है, अगर स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है, तो फिर आशा कहाँ है? क्या हम केवल जैविक मशीनें हैं? क्या हम केवल डेटा पॉइंट्स हैं? क्या हम केवल भविष्यवाणियां हैं? यही वह प्रश्न है जिसे स्पिनोजा को भी परेशान किया था। और आश्चर्य की बात यह है, उसका उत्तर निराशा नहीं था। उसका उत्तर शायद स्वतंत्रता की सबसे गहरी परिभाषा था जो कभी दी गई। लेकिन उसे समझने के लिए हमें स्वतंत्रता के बारे में अपनी लगभग हर धारणा को छोड़ना होगा। क्योंकि शायद स्वतंत्रता का अर्थ कभी यह नहीं था कि तुम कारणों से मुक्त हो। शायद स्वतंत्रता का अर्थ कुछ और था, कुछ ऐसा जो एल्गोरिथम तुमसे छीन नहीं सकता जब तक तुम उसे पहचान लो। यही अधिकांश लोग स्पिनोजा को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि उसने स्वतंत्र इच्छा को नष्ट कर दिया, कि उसने इंसान को एक मशीन बना दिया, कि उसने जीवन से अर्थ छीन लिया। लेकिन सच इसके ठीक उलट है। स्पिनोजा ने स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया, उसने स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी। और
यही वह मोड़ है जहां पूरी कहानी उलट जाती है। क्योंकि अब तक हम एक प्रश्न पूछ रहे थे, क्या मैं स्वतंत्र हूं? लेकिन शायद यह गलत प्रश्न था। स्पिनोजा एक अलग प्रश्न पूछ रहा था, क्या मैं समझता हूं कि मुझे क्या चला रहा है? सुनने में यह छोटा अंतर लगता है, लेकिन वास्तव में यही अंतर गुलामी और स्वतंत्रता के बीच है। क्योंकि सोचो, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है लेकिन उसे पता नहीं कि वह गुस्से में क्यों है, तो वास्तव में नियंत्रण किसके पास है? अगर कोई व्यक्ति लगातार मान्यता चाहता है लेकिन उसे पता ही नहीं वह क्यों चाहता है, तो उसका मालिक कौन है? अगर कोई व्यक्ति हर 5 मिनट में फोन उठाता है लेकिन उसे यह समझ नहीं है कि वह किस खालीपन से भाग रहा है, तो निर्णय कौन ले रहा है? वह अदृश्य कारण जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। और यही स्पिनोजा का सबसे क्रांतिकारी विचार जन्म लेता है। उसने कहा था, मनुष्य तब तक दास है जब तक वह उन शक्तियों को नहीं समझता जो उसे चलाती हैं। ध्यान दो, उसने यह नहीं कहा कि शक्तियां गायब हो जाएंगी। उसने यह नहीं कहा कि इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। उसने यह नहीं कहा कि कारण और प्रभाव का नियम टूट जाएगा। उसने केवल इतना कहा, समझ ही मुक्ति की शुरुआत है। और शायद स्वतंत्रता का अर्थ बदल जाता है। स्वतंत्रता अब यह नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव न हो। स्वतंत्रता यह है कि तुम प्रभाव को पहचान सको, क्योंकि जिसे तुम देख सकते हो उसे तुम संबंध बदल सकते हो, लेकिन जिसे तुम देख ही नहीं सकते उसके द्वारा तुम संचालित होते रहोगे। यही कारण है कि एल्गोरिथम का सबसे बड़ा हथियार उसका अस्तित्व नहीं है। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी अदृश्यता है। क्योंकि जो चीज दिखाई देती है उसका प्रतिरोध संभव है, और जो चीज दिखाई नहीं देती वो वास्तविकता बन जाती है। और शायद पहली बार तुम यह समझने लगे हो कि असली युद्ध तकनीक के खिलाफ नहीं है, असली युद्ध अज्ञानता के खिलाफ है, तुम्हारे अपने अज्ञान के खिलाफ। क्योंकि एल्गोरिथम तुम्हें तब तक नियंत्रित नहीं करता है जब तक तुम्हारी कमजोरी खोज नहीं लेता। लेकिन कमजोरी तभी कमजोरी रहती है जब तक वह अनदेखी हो। जिस क्षण तुम उसे पहचान लेते हो, कुछ बदलने लगता है। कल्पना करो, तुम फोन उठाते हो, लेकिन इस बार तुम खुद से पूछते हो, मैं अभी क्या खोज रहा हूँ? मनोरंजन, भावना, मान्यता, सांत्वना, विचलन। अचानक एक दरार खुलती है और उसी दरार से चेतना प्रवेश करती है। पहली बार तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो। और यह देखने की क्षमता शायद इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि मशीनें भविष्यवाणी कर सकती हैं, लेकिन आत्म जागरूकता वह अभी भी एक अलग चीज है। एल्गोरिथम तुम्हारे व्यवहार को पढ़ सकता है, लेकिन क्या वह उस क्षण को पढ़ सकता है जब तुम अपने व्यवहार को पढ़ना शुरू कर देते हो? यही कहानी बदलती है। क्योंकि जिस क्षण पर्यवेक्षक जागता है, पुराना स्वचालन टूटने लगता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। स्पिनोजा ने इसे समझ कहा है। कुछ लोग इसे चेतना कहते हैं, कुछ लोग इसे जागरूकता कहते हैं। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार तुम कारणों को देखने लगते हो, और जब कारण दिखाई देने लगता है तो वे जादू खोने लगते हैं। तुम अचानक नोटिस करते हो कि कुछ कंटेंट तुम्हें क्रोधित करने के लिए बना है, कुछ तुम्हें भयभीत करने के लिए, कुछ तुम्हें असुरक्षित महसूस कराने के लिए, कुछ तुम्हें निर्भर बनाए रखने के लिए। और जो पहले वास्तविकता लगता था अब रणनीति जैसा दिखने लगता है। यही डिजिटल साक्षरता का सबसे गहरा अर्थ है। यह तकनीक का ज्ञान नहीं, यह स्वयं का ज्ञान है। यह समझना कि तुम्हारा ध्यान कैसे काम करता है, तुम्हारी भावनाएं कैसे सक्रिय होती हैं, तुम्हारे डर कहाँ छुपे हैं,
तुम्हारी इच्छाएं किन दरवाजों से प्रवेश करती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता वह केवल किसी और प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन जो स्वयं को समझने लगता है वह धीरे धीरे अपने भीतर लौटने लगता है। शायद यही स्वतंत्रता जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। कारणों से भागने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि कारणों को देखने की स्वतंत्रता। क्योंकि अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, सबसे बड़ा प्रश्न। अगर स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण नियंत्रण नहीं है, अगर स्वतंत्रता का अर्थ केवल जागरूकता है, अगर हम किसी भी कारण और प्रभाव के नियम से बाहर नहीं जा सकते, तो फिर इंसान और एल्गोरिदम के बीच वास्तविक अंतर क्या है? क्या हम केवल अधिक जटिल मशीनें हैं? क्या हमारे भीतर अभी भी कुछ ऐसा बचा है जिसे किसी मॉडल में पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता? और इस प्रश्न का उत्तर शायद पूरी कहानी का सबसे असहज सत्य है, क्योंकि अंत में समस्या यह नहीं है कि मशीनें तुम्हें जानती हैं। समस्या यह है शायद तुमने स्वयं को जानने की कोशिश बंद कर दी। और यही हमें अंतिम अध्याय तक ले जाता है। यह अध्याय जहां हम यह नहीं पूछेंगे कि एल्गोरिदम कितना शक्ति, हम यह पूछेंगे कि तुमने अपनी शक्ति कब छोड़ दी, और शायद तुम्हें वह क्षण याद भी नहीं होगा। क्योंकि जीवन के सबसे बड़े नुकसान अक्सर शोर के साथ नहीं आते, वे धीरे धीरे आते हैं। इतने धीरे कि हमें लगता है कुछ बदला ही नहीं। किसी ने तुम्हारी स्वतंत्रता छीनने के लिए दरवाजा नहीं तोड़ा, किसी ने तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधा, किसी ने तुम्हारे सामने खड़े होकर यह नहीं कहा अब से तुम्हारे विचार हमारे होंगे। नहीं, सब कुछ बहुत अधिक सभ्य था, बहुत अधिक सुविधाजनक, बहुत अधिक आरामदायक। और शायद यही कारण है कि यह इतना प्रभावी था, क्योंकि इतिहास में पहली बार नियंत्रण दर्द के रूप में नहीं आया, वह सुविधा के रूप में आया। उसने तुम्हारा समय बचाया, फिर तुम्हारा ध्यान लिया, फिर तुम्हारी आदतें सीख ली, फिर तुम्हारी इच्छाएं समझ ली। अंततः उसने तुम्हारी पहचान के आसपास अपना ढांचा बना लिया। धीरे धीरे, एक क्लिक में नहीं, हजारों क्लिकों में, एक दिन में नहीं, सालों में। और यही अंतिम सत्य है जिससे अधिकांश लोग भागते हैं। एल्गोरिदम सर्वशक्तिमान नहीं है, वह सर्वज्ञ भी नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारे बारे में इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। उसे केवल इतना जानना है कि तुम कब अकेले होते हो, कब उबते हो, कब असुरक्षित महसूस करते हो, कब किसी की स्वीकृति चाहते हो, और फिर उसे बस इंतजार करना होता है। क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तर्क से नहीं लेते, वे उस भावनात्मक कमजोरी के क्षणों में लेते हैं। और यही वह जगह है जहां भविष्यवाणियां संभव हो जाती हैं। लेकिन यहां एक और गहरा सत्य छिपा है जिसे स्वीकार करना कठिन है। शायद एल्गोरिथम ने तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीनी, शायद उसने केवल उस खाली जगह को भर दिया जिसे तुमने स्वयं छोड़ दिया। क्योंकि सच बताओ, कितनी बार तुमने सचमुच अपने साथ बैठकर सोचा है, बिना संगीत, बिना वीडियो, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी बाहरी आवाज के, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार? शायद बहुत कम, क्योंकि स्वयं का सामना करना आसान नहीं है, अपने भीतर उतरना कठिन है, अपने डर देखना कठिन है, अपनी अधूरी इच्छाएं देखना कठिन है, अपनी असफलताएं देखना कठिन है। इसलिए हम विचलन चुनते हैं, और विचलन धीरे धीरे आदत बन जाता है, फिर आदत पहचान बन जाती है, पहचान भाग्य बन जाती है। स्पिनोजा ने शायद यही कहना चाहा था, मनुष्य को नष्ट करने वाली चीज हमारी बाह्य शक्ति नहीं होती, कभी कभी वह अपनी ही अज्ञानता होती है, अपनी ही अनदेखी, अपनी ही स्वचालित जीवन। और अब हम उस प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जिससे पूरी यात्रा शुरू हुई थी। क्या तुम स्वतंत्र हो? शायद नहीं।
कम से कम उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में तुम सोचते हो। तुम कारणों से घिरे हो, जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, डिजिटल कारण। हर निर्णय के पीछे अनगिनत अदृश्य धागे हैं। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं, क्योंकि स्पिनोजा ने एक और बात कही थी जो अक्सर भुला दी जाती है। उसने कहा था कि मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि वह प्रकृति से ऊपर उठ जाए, बल्कि इस बात में है कि वह स्वयं को प्रकृति का हिस्सा समझे। और शायद यही स्वतंत्रता की अंतिम झलक छिपी है। तुम कारणों से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन तुम उन्हें देख सकते हो। तुम प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन तुम उन्हें समझ सकते हो। तुम हर एल्गोरिथम को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम उसके साथ अपने संबंध बदल सकते हो। और यह छोटा अंतर नहीं है, यही अंतर नींद और जागरण के बीच है। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति नियंत्रित होता है, जागा हुआ व्यक्ति प्रभावित तो होता है, लेकिन अंधा नहीं होता। और शायद यही वह चीज है जिसे कोई मशीन पूरी तरह नहीं पकड़ सकती। तुम्हारे देखने की क्षमता, तुम्हारे स्वयं को देखने की क्षमता, तुम्हारी अपनी कहानी पर प्रश्न उठाने की क्षमता, तुम्हारी यह क्षमता कि एक दिन तुम रुक जाओ और पूछो, मैं ये क्यों चाहता हूं, मैं ये क्यों मानता हूं, मैं यह क्यों महसूस करता हूं। और उस क्षण कुछ असाधारण होता है। तुम पहली बार एल्गोरिथम से नहीं, स्वयं से जुड़ते, क्योंकि शायद सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं था कि तुम्हारे पास स्वतंत्र इच्छा है। सबसे बड़ा भ्रम यह था कि तुम स्वयं को पहले से जानते हो। और शायद पूरी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य नियंत्रण प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं को समझना है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। और जो स्वयं से अनजान है, वह हमेशा किसी न किसी प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन अगली बार जब तुम स्क्रीन पर अंगूठा चलाओ, एक क्षण के रुकना, नैतिकता के कारण नहीं, डिजिटल डिटॉक्स के कारण भी नहीं, किसी गुरु की सलाह के कारण नहीं, बल्कि इसलिए शायद पहली बार तुम देख सको कि निर्णय कहां से आ रहा है, तुमसे या उस अदृश्य श्रृंखला से जो वर्षों से तुम्हें चला रही है। और यही तुम वह श्रृंखला देख लेते हो, तो शायद, बस शायद, तुम्हारे भीतर वह स्वतंत्रता अभी भी जीवित है, जिसे कोई एल्गोरिथम पूरी तरह से गणना नहीं कर पाएगा। क्योंकि अंत में सबसे खतरनाक मशीन वह नहीं थी जो तुम्हें देख रही थी। सबसे खतरनाक मशीन वह थी जो बिना जागरूकता के तुम्हारे भीतर चल रही थी। और अब तुमने उसे देख लिया। सवाल यह नहीं है कि वह मौजूद है या नहीं, सवाल यह है अगली बार निर्णय कौन लेगा।